हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं कुछ इन न्यूज़ जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक क्या है, कुछ दिनों से कुछ एक टॉपिक था जो ख़ास न्यूज़ में चल रहा था, वो है लॉ ऑफ सेडिशन, मतलब कि राजद्रोह। लॉ ऑफ सेडिशन एक ओवरव्यू ले लेते हैं लॉ ऑफ सेडिशन का, राजद्रोह केस का। राजद्रोह केस आईपीसी की सेक्शन 124A के अंतर्गत आता है और इसमें यह कहा गया है, इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्थान कुछ ऐसा शब्द बोलता है या फिर लिखता है या फिर कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे प्रकट रूप से या फिर सांकेतिक रूप से किया गया कार्य हो, वो जिससे किसी विधि द्वारा स्थापित सरकार यानी कि द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसको ह्यूमिलिएट करता हो या फिर उससे डिसअफेक्शन रखता हो, यानी कि असहमत हो या असंतोष प्रकट करता हो या करने की कोशिश करता हो, तो ऐसे व्यक्ति या संस्थान को आईपीसी 124A के तहत आजीवन कारावास या 3 साल की जेल और जुर्माना या फिर सभी की व्यवस्था की जाएगी। अब इसे लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा 1870 में, आईपीसी के अंतर्गत लाया गया। लाया क्यों गया, इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि 1857 के क्रांति के बाद भारत में सरकार विरोधी गतिविधियां या फिर सोच बढ़ने लगी थी, तो सरकार को इसे कंट्रोल करना था। कंट्रोल करने के लिए आईपीसी की धारा 124A को लाया गया था। अब बात यह है कि ये न्यूज़ में है क्यों, तो मुख्य रूप से 2 कारण हैं जो मुझे लगते हैं। पहला, लक्षद्वीप का केस है। लक्षद्वीप में जो अभी चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस। एक फिल्म निर्माता है मिस सुल्ताना, जिसे सेडिशन का केस दर्ज किया गया है जिन पर। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में एक शब्द बोला था, बायो वेपन। वो शब्द लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के संदर्भ में था, उनके काम करने के तरीक़े, उनके कुछ एक्शंस के प्रति था। उनको इस बात पे सेडिशन का केस लगाया गया कि वो शब्द देश की इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि अखंडता को, भारत की अखंडता को अफेक्ट करता है। दूसरी वजह यह है कि कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स यानी विचारकों का मानना है कि आईपीसी 124A फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, वायलेट करता है। अब आर्टिकल 19(1)A यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें है क्या? इस आर्टिकल के अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, व्यूज़ को रखने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, लिख के, बोल के, सांकेतिक रूप से, कार्टून बना के, किसी भी तरीके से, बशर्ते उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आर्टिकल 19(1)A के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हद हैं जहाँ वो लागू नहीं होती। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ वो लागू? पहला, अगर किसी के व्यूज़ से भारत की अखंडता और संप्रभुता पर खतरा हो, यानी कि उस पर हानि पहुंचा रहा हो, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को हानि पहुंचा रहा हो। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसे हानि पहुंचा रहा हो। तीसरा, किसी अन्य देश जिससे भारत का फ्रेंडली रिलेशंस हो, मतलब दोस्ताना संबंध हो, वहाँ खतरा पहुंचा रहा हो, या फिर विधि व्यवस्था को बिगाड़ रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर, या फिर संयमिता को बिगाड़ रहा हो, या फिर ऐसा कुछ कृत्य मतलब कार्य जिससे कि हिंसा या फिर अपराध को बढ़ावा मिल रहा हो। इन चीज़ों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आर्टिकल 19(1)A वो क्या कहती है? कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने व्यूज़ को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। किसी के प्रति अगर उसे असंतोष है या फिर अफेक्शन है, डिसअफेक्शन, कुछ भी, बशर्ते कि वो देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी इनका उल्लंघन न करता हो, सिक्योरिटी को ब्रीच न करता हो, या फिर किसी हिंसा को न भड़काता हो, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब न करता हो। और आईपीसी 124A के अंतर्गत क्या की गई? इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति लिखित रूप से या फिर बोलकर या फिर ऐसा कुछ कार्य करके जो प्रकट हो या फिर सांकेतिक हो जिससे सरकार के प्रति संतोष हो, उसे आईपीसी 124A के तहत लॉ ऑफ सेडिशन लगाया जा सकता है।
बस यही दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। आईपीसी 124 के अंतर्गत ये नहीं बताया गया है कि किस बात पे असहमति हो, कौन सी चीज़ें आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर देश की सिक्योरिटी है उन चीज़ों को ब्रीच करता हो, या फिर इंटीग्रिटी और सोवर्निटी है उनको ब्रीच करता हो। कोई व्यापक परिभाषा नहीं दी गई है। और इसी कमी का फ़ायदा उठाकर आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेडिशन के केसेस आजकल लग रहे हैं। इनफैक्ट NCBR की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि 2016 से 19 तक तकरीबन 160% का इंक्रीज़ हुआ है सेडिशन के केसेस दर्ज होने में। और ये भी उसमें बताया गया है कि जो लोग दोषी पाए गए हैं उनकी परसेंटेज 33.3% से घटकर 3.3% पे आ गई। मतलब मात्र 3% लोग दोषी पाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये बात चल रही थी कि दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करती है या उससे मेल नहीं खा रही हो या फिर उनका उल्लंघन कर रही हो तो उन्हें वाइड करार दिया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। सेडिशन का जो केस है उसके कुछ प्रमुख केसेस हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे कि 1922 में महात्मा गांधी को भी इस केस के अंतर्गत बुक किया गया था। तो उन्होंने कोर्ट में कहा था कि कोई भी कानून किसी के अफेक्शन या डिसअफेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने डिसअफेक्शन, किसी सरकार के प्रति डिसअफेक्शन को बताने के लिए या फिर उसे प्रोपेगेट करने के लिए पूर्ण रूप से तब तक स्वतंत्र है जब तक कि वो कोई हिंसा को ना भड़काता हो। इसी के बेसिस पे 1962 में केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। आईपीसी 124A के अंतर्गत जो लॉ ऑफ सेडिशन है उसका सारांश यह है, ये लॉ ऑफ सेडिशन किसी पर तब तक नहीं लगाया जा सकेगा जब तक कि वह किसी हिंसा या फिर किसी अपराध को बढ़ावा न दे रहा हो या देने की कोशिश नहीं कर रहा हो। यानी कि ऐसा करने पर ही आईपीसी 124 लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं। कायदे से यही होना चाहिए, पर अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। तो अब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि आईपीसी 124A फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन तो करती है। आप सबों से एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि क्या कोर्ट को आईपीसी 124A का A पर पुनर्विचार करना चाहिए या उसे हटा देना चाहिए।